अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 14 यानी आपकी बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 14 रिस्पायरेशन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, व्हाट इज़ रिस्पायरेशन। जब आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ रिस्पायरेशन तो आपके दिमाग में फ़ौरन से जो आंसर आता है वो क्या आता है। अभी आप सोचिए, मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज़ रिस्पायरेशन, तो आप मुझे बताइए कि रिस्पायरेशन क्या होता है। अगर आपको फ़ौरन से मालूम हो चुका है तो आप कमेंट में आप मुझे लिखकर बता सकते हैं कि आपने क्या सोचा था। तो मेरे ख्याल से जो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो रिस्पायरेशन का फ़ौरन से समझते होंगे सांस लेना, ठीक है। लेकिन सांस लेना ही रिस्पायरेशन नहीं कहलाता, सांस लेना तो ब्रीथिंग कहलाता है। रिस्पायरेशन जो है ब्रीथिंग उसका एक फेज़ है, एक प्रोसेस है, ठीक है। रिस्पायरेशन के अपने ढेर सारे फेज़ हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। रिस्पायरेशन को आप सांस लेना नहीं कह सकते। रिस्पायरेशन इज़ अ complex, complicated metabolic mechanism which is responsible for energy which is required to the body for performing various body activities। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रिस्पायरेशन का तो मतलब आप लोगों ने सांस लेना सीखा था, ठीक है। तो रिस्पायरेशन की इतनी बड़ी डेफिनेशन कैसे हो सकती है, ठीक है। रिस्पायरेशन असल में जो है मेटाबॉलिक, पहले जानना होगा व्हाट इज़ मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिक मैकेनिज़्म। मेटाबॉलिक मैकेनिज़्म में एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म आता है, ठीक है। ये आप लोगों ने प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं याद आ रहा कि एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म क्या है तो मैं आपकी आसानी के लिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ व्हाट इज़ एनाबोलिज्म एंड व्हाट इज़ कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म इज़ बेसिकली कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, ओके। वो कंस्ट्रक्टिव से समझ आ रहा होगा कि कोई चीज़ बन रही है, ठीक है। एनाबोलिज्म में जो है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, किससे? सिंपल मॉलिक्यूल से, ठीक है। यानी ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है। एनाबोलिज्म क्या है? कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें बिल्डिंग अप या फिर ब्रेक डाउन ऑफ एनी मॉलिक्यूल, एनी कंपाउंड, ठीक है। था एनाबोलिज्म, ठीक है। अब हम आते हैं कैटाबोलिज्म की तरफ क्योंकि एनाबोलिज्म जो है वो कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है और इसके अपोजिट होगा कैटाबोलिज्म, ठीक है। कैटाबोलिज्म क्या है? डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कोई चीज़ टूटना, ठीक है। इसमें क्या होगा? कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होगी और फिर क्या बनेगा? सिंपल मॉलिक्यूल्स। अब आपको एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म तो क्लियर हो चुका होगा। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक पर, जो टॉपिक था रिस्पायरेशन, ठीक है। रिस्पायरेशन क्या था? रिस्पायरेशन में हमने बोला था मेटाबॉलिक मैकेनिज्म है, कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक मैकेनिज्म है जिसमें ढेर सारे प्रोसेसेस होते हैं। उसके बाद आपको एनर्जी मिलती है। एनर्जी जो मिलती है वो आपकी बॉडी जो है वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करती है, यूज़ करती है। और जो वो वेरियस एक्टिविटीज़ क्या हैं उसमें आ सकता है, उसमें आएगा आपका जो है ग्रोथिंग पीरियड, ठीक है। आप लोगों का जो है बॉडी के जो एक्टिविटीज़ बॉडी जो परफॉर्म करती है, जो आप लोग डेली लाइफ में बॉडी एक्टिविटीज़ करते हो, जो भी अपनी बॉडी से काम करते हो,
और आप कोई वर्क वगैरह करते हो उस सब के लिए, और मूवमेंट करते हो, कोई वर्क करते हो, या फिर कोई भी डेली लाइफ की बॉडी एक्टिविटी करते हो कोई भी, तो आपको एनर्जी रिक्वायर होती है। एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है आपको, उस एनर्जी को बनाने के लिए रिस्पायरेशन का तमाम प्रोसेस होता है, और इसी प्रोसेस के लिए रिस्पायरेशन होती है। एनर्जी गेव करने के लिए, आपको एनर्जी देने के लिए, आपकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए आप रिस्पायरेशन का प्रोसेस आपकी बॉडी में होता है। ठीक है, रिस्पायरेशन में अब आपको ये तो मालूम हो चुका होगा, रिस्पायरेशन का मतलब सांस लेना नहीं है। सांस लेना रिस्पायरेशन का मतलब अब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सांस लेना कहते हैं ब्रीथिंग को, और ब्रीथिंग इज ओनली अ फेज इन रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जो है, अब आपको एक बात तो क्लियर है कि सांस लेना रिस्पायरेशन नहीं कहलाता। रिस्पायरेशन में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जिन प्रोसेसेस में एक ब्रीथिंग आता है, ग्लाइकोलिसिस आता है, पायरुविक एसिड बनता है, फिर कंप्लीट कंबस्शन होता है इसका, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं, यानी ब्रीथिंग में भी फिर बहुत से प्रोसेसेस आते हैं आपकी बॉडी में। फिर ग्लाइकोलिसिस, इसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, फिर पायरुविक एसिड बनता है, और पायरुविक एसिड के बाद कंप्लीट कंबस्शन होता है। ठीक है, रिस्पायरेशन जो है उसका हम लोग जो मेन रोल है वो हम लोग पहले देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो प्रोसेसेस देख ली हैं, क्योंकि ब्रीथिंग, ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड वाला और कंप्लीट कंबस्शन भी इसका देख लिया था। तो अब हम लोग जाते हैं रिस्पायरेशन का जो मेन रोल है। रिस्पायरेशन का मेन रोल आपकी बॉडी में क्या है, ये आपको देता है एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं? एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल्स को कहते हैं, या फिर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स को कहते हैं। ठीक है, एटीपी जो है रिस्पायरेशन का जो है यूजफुल प्रोडक्ट, आपको एटीपी मिलता है, और रिस्पायरेशन से आपको बाय प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब रिस्पायरेशन में ब्रीथिंग होती है। ब्रीथिंग में क्या होता है? इन्हेलेशन किस चीज़ की? ऑक्सीजन की। एक्सहेलेशन किस चीज़ की? कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन दोनों होती हैं, किस प्रोसेस से होती हैं? डिफ्यूजन से। ठीक है, डिफ्यूजन से। जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है, तो बॉडी का जो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेयर होता है, बॉडी को जो अंदर ऑक्सीजन होता है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से आता है। एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी के बनिस्बत। ठीक है, फिर जब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो फिर बॉडी जो है एटमॉस्फेयर बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले लेता है, क्योंकि डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन की बेसिकली डेफिनेशन क्या है? डिफ्यूजन की जो डेफिनेशन है वो ये है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मटेरियल फ्रॉम लोअर हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन या एरिया। ठीक है, तो जब कंसंट्रेशन हाई होगी ऑक्सीजन की तो ये मूव करेगा एटमॉस्फेयर से बॉडी की तरफ, और जब कंसंट्रेशन हाई होगी कार्बन डाइऑक्साइड की तो ये मूव करेगा बॉडी से एटमॉस्फेयर की तरफ। ठीक है, आपको ये तो समझ आ चुका है। ब्रीथिंग जो है रिस्पायरेशन में एक फेज़ है, एक प्रोसेस है, और रिस्पायरेशन के एंड में आपको कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं? तकरीबन 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जॉगिंग जब आप करते हो, या जब आप भाग रहे होते हो, या फिर जब आप कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हो,
तो आप लोगों की जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो हाई हो जाता है, आप लोग तेज़ तेज़ सांसें लेने लग जाते हो। वो आप किस वजह से लेते हो? क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आपको कौन आपको प्रोवाइड करेगा? वो है रिस्पायरेशन आपको एनर्जी देगा। और एनर्जी आपको स्पेशली पहले रिस्पायरेशन किस पे पहले करता है? आपको फूड लेनी पड़ती है। जब आप फूड लेते हो, फूड में ग्लूकोज होता है, उसकी ब्रेकडाउन होती है यानी ग्लाइकोलाइसिस होती है, फिर पायरोविक एसिड बनता है, फिर कंप्लीट कंबस्शन होता है, फिर आपको मिलता है एटीपी एंड बाय प्रोडक्ट विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटीपी जो है, जब आप लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आपको एटीपी आपको ज़्यादा चाहिए होता है, तो आप लोग एटीपी की आपकी बॉडी डिमांड ज़्यादा कर रही होती है। फिर आपका रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ होता जाता है, और ब्रीथिंग भी जो है साथ साथ बढ़ती जाती है आपकी। तो इस वजह से आप लोगों का जो ब्रीथिंग है वो स्पीड अप हो जाती है, ठीक है। तो जो आप लोगों की ब्रीथिंग है वो डायरेक्टली जो रिलेटेड है वो आपकी बॉडी एक्टिविटी से है। जब आपकी बॉडी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं तो आप लोगों की रिस्पायरेशन और आप लोगों की ब्रीथिंग प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और ब्रीथिंग में इंट्रोडक्शन रिस्पायरेशन के बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दिया है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि रिस्पायरेशन के लिए आपकी बॉडी में कोई ना कोई सरफेस एरिया होगा जो कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस करवा रहा होगा, ठीक है। तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस करवाने के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया चाहिए। रिस्पायरेशन के लिए रिस्पायरेटरी सरफेस आपको चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ रिस्पायरेटरी सरफेस। This is its definition, which is the area where gaseous exchange with the environment actually takes place is called respiratory surface। यानी वो एरिया जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज इन्वायरमेंट के साथ होता है, मतलब गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसको कहते हैं रिस्पायरेटरी सरफेस। अब आपको रिस्पायरेटरी सरफेस की जो डेफिनेशन है वो मालूम हो चुकी है। तो अब हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं रिस्पायरेटरी सरफेस के लिए जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लोग वो भी जान लें कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। रिस्पायरेटरी सरफेस के लिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये 5 हैं, जो कि आपको 5 पूरी आपकी बॉडी में होनी चाहिए। यानी आपके लिए रिस्पायरेटरी सरफेस जो है सबसे पहले परमिएबल होना चाहिए, उसको थिन होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, ब्लड सप्लाई जो है वो गुड होना चाहिए, गुड वेंटिलेशन होना चाहिए। परमिएबल की जो है वो 4 टाइप्स हैं, विच इज़ सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली, ठीक है, और फिर आनी चाहिए परमिएबल, एक ये परमिएबल होगी, और फिर नॉन परमिएबल। तो इन सब के जो है अपने फंक्शंस हैं। तो हमें जो चाहिए परमिएबल, यानी वो सारी गैसेस का जो है, जो भी गैस इन एंड आउट होगी तो उसको पूरा का पूरा उसकी जो पास आउट है वो होने दे, ठीक है। फिर उसको थिन होना चाहिए, अबाउट 1 मिलीमीटर, ठीक है। जब वो इतना थिन होगा तो इजीली डिफ्यूजन अक्कर हो सकती है, एफिशिएंट डिफ्यूजन जो है अक्कर हो सकती है, ठीक है। यानी मैंने आपको पहले बताया था कि डिफ्यूजन के ज़रिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन एंड आउट होगी, तो उसके लिए थिन होना चाहिए उस सरफेस एरिया को, जिस सरफेस एरिया में रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो अक्कर होता है, ठीक है। फिर लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, यानी कि वो बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी छोटी सी है, मतलब इतनी छोटी नहीं कि छोटी है, कि मैं ये कह रही हूँ कि ऐसी है कि उस बॉडी में इतना सब कुछ, इतना बड़ा प्रोसेस जो है वो इतनी आसानी से नहीं समाता। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में बहुत से ऐसा काम किया है, बहुत ऐसा निज़ाम बनाया है कि ये सब इतना बड़ा प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी में समा जाता है, ठीक है, पूरा आ जाता है। तो उसमें जो है आप लोग आगे पढ़ेंगे, नेज़ल कैविटी है, उसके बाद लेरिंग्स, फेरिंग्स एंड ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और फिर ट्रेकिया भी है, और फिर एल्वोलाई है। तो ये सब जो है उसके लिए है। और एल्वोलाई की बात करते हैं तो एल्वोलाई बंच ऑफ ग्रेप्स हैं, जिनको आप कहते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह होते हैं ना। लेकिन अब एल्वोलाई अगर वो बिल्कुल इस स्ट्रेट में होते
स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन में होते या कुछ इस तरह होता है, तो वो ज़्यादा जगह नहीं घेरते, मतलब ज़्यादा जगह तो घेर लेते, तो वो ज़्यादा नहीं होते। एल्वोलाई कुछ इस तरह की शेप में होते हैं, वो कन्वोलेशन टाइप के होते हैं, इस तरह वो ढेर सारे हो जाते हैं। इसलिए लार्ज सरफेस एरिया चाहिए। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो काम करता है वो एल्वोलाई करता है, ठीक है। इसका जो ब्लड सप्लाई होना चाहिए वो गुड होना चाहिए, यानी जो मॉइस्ट एयर होगी ना, तो वो आपके ब्लड में जब जाएगी, ऑक्सीजन लेवल जो है वो आपका बरकरार रहेगा, ठीक रहेगा, मतलब नॉर्मल रहेगा। तो फिर जो आपका ब्लड सप्लाई होगा उस बॉडी एरिया में जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वो गुड होगा। तो ये रिस्पायरेटरी सरफेस जो है आपका जो है उसकी एक प्रॉपर्टी एक और कंप्लीट होगी। नेक्स्ट जो है वो गुड वेंटिलेशन है। ये एक और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो कि वेंटिलेशन का मतलब होता है ना ऑक्सीजन का, जो रिस्पायरेशन का, ब्रीथिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो वेंटिलेशन जो है, वेंटिलेशन भी जब गुड होगी तो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं रिस्पायरेटरी सरफेस की वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है ना, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस और बनाती रहूं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे चैनल की न्यू जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय।